आज का हमारा टॉपिक है फीवर, या हम इसे कहेंगे ज्वर, या कॉमन लैंग्वेज में इसे हम बुखार कहते हैं। अगर शरीर का तापमान क्या होता है, अगर शरीर का तापमान नॉर्मल से बढ़ जाए, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर या तापमान इनसे अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ज्वर। ये टॉपिक आपके यूपी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ सबका ये कॉमन टॉपिक है। अंडर डिजीजेस ये पहली डिजीज है। अब इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज या इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या है। कॉजेज जो है वो दो तरह के कॉज होते हैं। एक पहला कॉज हो सकता है एक्सटर्नल मतलब बाह्य कारण। नेक्स्ट है इंटरनल कारण क्या हो सकते हैं। एक्सटर्नल, मान लीजिए बाहर आपको कोई स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई एक्सटर्नल, उससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो एक्सटर्नल टेम्परेचर। या मान लीजिए किसी फंगस ने, कवक ने ऊपर से इन्फेक्शन कर दिया आपकी स्किन में, उससे आपको बुखार आ गया। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर किसी बीमारी से, किसी डिजीज से या किसी इन्फेक्शन से आपको बुखार आया तो वो हुआ इंटरनल। तो शरीर के बाहर, शरीर के अंदर। अब कितनी तरह का होता है, टाइप्स पढ़ते हैं इसके। तो टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहले जो कम समय के लिए आते हैं, जो कम समय के लिए आए, ठीक, और जो लंबे समय के लिए आए या लंबे समय तक रहें। कम समय मतलब शॉर्ट पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड। बीच में एक आता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए रहे फिर ये चले जाएं। सेकेंड और थर्ड, तो पहला शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, बीच में इंटरमीडिएट पीरियड। ठीक है, कम समय में आने वाले बुखार जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक, तो ये हुए हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 दिन 3 दिन रहता है बुखार हमें, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड कफ जो हमें रहता है 2 दिन बहुत हो गया तो 5 दिन, फिर हम ठीक हो जाते हैं। ठीक, लंबे समय तक आने वाले बुखार जैसे होते हैं, जैसे आपको टीबी हो गई या एड्स की बीमारी, इनमें जो आते हैं बुखार वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट मीन्स कुछ दिन रहे फिर ना आए, फिर कुछ दिन रहे, जैसे मलेरिया, रह के बुखार आता है ना, फिर ठंड लगती है फिर बुखार आता है, फिर ठंड लगती है फिर बुखार आता है। अब बुखार होता कैसे है, कैसे होता है, हाउ इट कॉजेज, बुखार आता कैसे आता है बुखार। तो मान लीजिए आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, कोई भी बैक्टीरिया गया आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया ने, उस वायरस ने, आपकी बॉडी में वायरस हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, आपकी बॉडी में गया तो क्या करता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करता है बॉडी में, क्या इन्फेक्ट करता है, आपके सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है, आपकी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है। जैसे ही आपकी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, WBCs हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं WBC या वाइट ब्लड सेल। ये हमारे शरीर के ऐसे सेल्स हैं जो बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं, एंटीबॉडीज बना के लड़ते हैं। तो WBCs है, इन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। ये तुरंत जागरूक हो जाते हैं, ठीक है, और ये एक तरीके से इनको मारने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस तरीके से ये WBC बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। जब ये बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं तो शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पाइरोजन। ये हार्मोन, ये ज्वर हार्मोन है, आप मेरे साथ लिख सकते हो, ये एक ज्वर हार्मोन है।
ये ज्वर हार्मोन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिव होता है, ये एक और हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन शरीर में बनने लगते हैं, ये तुरंत सिग्नल देता है किसको? हाइपोथैलेमस को। अब मुझे लगता है आप सबको पता होगा हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर का वो हिस्सा है, आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा होता है ना, जो टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है, घरों में लगे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे लगे होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर का ये स्टेबलाइजर है। हाइपोथैलेमस हमारे ह्यूमन ब्रेन का वो हिस्सा है, हाइपोथैलेमस ह्यूमन ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को किस पे मेंटेन रखता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन रखता है। अब जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगा, वैसे ही हाइपोथैलेमस क्या कर देगा? जो अभी तक मेंटेन कर रहा था वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि जब तक बढ़ाएगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इसलिए ये बढ़ जाता है। तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं कैसे कॉज होता है। जैसे ही आपकी बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा, WBCs एक्टिवेट हो जाएंगे। WBCs को हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये ऐसी सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा लड़ते हैं? फैगोसाइटोसिस। जैसे ये लड़ना शुरू करेंगे, शरीर में जो ज्वर हार्मोन है वो उत्तेजित हो जाएगा, वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये हार्मोन्स जो है तुरंत हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे और हाइपोथैलेमस आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा और आप ज्वर से पीड़ित हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है कैसे हमें ज्वर आता है। अब आप जब ज्वर आता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। व्हाट इज मेटाबॉलिक रेट? आपके शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बच्चों? बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब होता है आपके शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरी, आप चाहो तो लिख सकते हो। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये BMR से आता है। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैलोरी, कितनी कैलोरी हमें चाहिए अपने शरीर की ऊर्जा बनाने में। ठीक है, तो वो होता है। अब देखो, अगर बुखार आया है तो इसका मतलब हमें और ऊर्जा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा है और जितना लड़ेगा उतनी हमें और ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या होगा? हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हमें और ऊर्जा चाहिए। फिर हमें हमेशा थकान लगने लगेगी, दैट इज रेस्टलेसनेस। ठीक है, उसके बाद में हमारे शरीर में ग्लाइकोजन और एडिपोज टिश्यू में स्टोर, आपको पता है कि हमारा जो खाना होता है, हम क्या है? एनिमल्स हैं। हम अपना खाना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जितनी ऊर्जा चाहिए होती बन जाती है, इसे हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और कहाँ स्टोर करते हैं? हमारे स्किन के नीचे एक सेल्स होते हैं, हमारी स्किन के नीचे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, हमारी स्किन के नीचे टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एस्ट्रिक बना लो। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कहाँ स्टोर करते हैं, तो ये हम स्टोर करते हैं नॉर्मली, लेकिन जब बुखार होता है तो ग्लाइकोजन स्टोर होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन टूट टूट के एनर्जी बनने लगती है जो कि हमारे सेल्स को चाहिए लड़ने के लिए। दूसरी चीज, हमारे शरीर का प्रोटीन, ना कि ग्लाइकोजन, बट सोचो प्रोटीन जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है तोड़ने की, वो भी टूटने लगता है, उसका भी कैटाबॉलिज्म होने लगता है। अब कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। ठीक है, उसका भी कैटाबॉलिज्म होने लगता है जो कि नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारा पानी लॉस होने लगता है, वाटर लॉस होने लगता है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। ठीक, इसके बाद में
इसके बाद हमारी बॉडी में वाटर की भी कमी होने लगती है। आपको देखा होगा कि आपको बुखार में अक्सर प्यास लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में वाटर कम होने लगता है। दूसरी चीज, जब बॉडी में वाटर कम होगा तो सोडियम और पोटेशियम आयन, ये दो ऐसे मिनरल हैं जिनकी शरीर को बहुत जरूरत होती है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही कैसे होने लगेंगे? कम होने लगेंगे। ये डाउन कैरो बनाया है मैंने, तो ये भी कम होने लगेंगे। तो ये है क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये है हमारे इफेक्ट्स। आई होप आपने लिख लिए होंगे। ये है हमारे इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट होंगे जब हमारा बॉडी में या हमें बुखार होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। कितना परसेंट? सेल्सियस में बात करें तो 13%, फ़ारेनहाइट में कहें तो 7%। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट होता है जिससे हमारा शरीर ऊर्जा, कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेगा शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए, वो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। हमें रेस्टलेसनेस, थकान महसूस होगी, मन नहीं करेगा, शरीर में ग्लाइकोजन जमा नहीं हो पाएगा, जो हमारा स्टोर फूड है स्टोर नहीं हो पाएगा, सब टूटने लगेगा। फिर ना कि ग्लाइकोजन बल्कि प्रोटीन भी टूटने लगेगा, शरीर में पानी कम हो जाएगा, आयंस कम हो जाएंगे और शरीर वीक होने लगेगा। तो ये हमारे थे इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारे थे इफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें बुखार आ रहा है तो हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए। डाइट इन फीवर। अगर आपको बुखार है तो आप कैसी डाइट लेंगे? सबसे पहले आप अपने कोशिश करेंगे कि आप अपने जो नॉर्मल कैलोरीज, अगर आप मान लीजिए अगर आप 1200 कैलोरीज एक दिन में लेते थे अभी तक, तो आपको अपनी 50% कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो अमाउंट ऑफ कैलोरी हमने कितनी इंप्रूव करी? अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आप बढ़ाएंगे वो 50% और बढ़ाएंगे। देखते हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट में कैसे कैसे कैलोरी लेंगे हम। सबसे पहले हम जो है कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा दें, जितना हो सकता है उतना ग्लूकोज लें। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत जरूरत है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन। हमारा प्रोटीन जो है वो हमें 100 ग्राम अधिक प्रोटीन लेना चाहिए। जितना प्रोटीन आप ले रहे हैं उसमें 100 ग्राम प्लस करके लीजिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका शरीर का प्रोटीन टूटने लगा है और शरीर का प्रोटीन नहीं टूटना चाहिए, तो आपको बाहर से प्रोटीन, ऐसा डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। तो ये 100 प्लस लेके चलिए। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, जैसे कि पनीर। ठीक है, ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है वसा या फैट। फैट हमें कितना लेना चाहिए? फैट हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एडुकेट अमाउंट ले, अप्रोप्रिएट ले, ठीक ठाक ले, मतलब ठीक है। बहुत ही तेल भुना ये नहीं खाना चाहिए। अप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब मीडियम अमाउंट, जितना आप नॉर्मल खाने में खाते हैं उतना ही खाइए, एक्स्ट्रा नहीं खाइए। इसके अलावा मिनरल्स की हमें बहुत जरूरत है इस वक्त, तो मिनरल्स में भी आप नमक किस तरह से लेंगे? नमक आप ऐसे मत लीजिए, नमक आप सूप की तरह ले सकते हैं, सूप में नमक डाल के ले सकते हैं। इस वक्त आप जूस पीजिए, मतलब आप ऐसे पदार्थ खाइए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सूप पीजिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स मिल सके, क्योंकि इस वक्त आपके शरीर को प्रोटीन और मिनरल की बहुत जरूरत है। ठीक है, इसके बाद कुछ वाइटामिन जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, उनकी बहुत जरूरत है, जैसे ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ए और सी को तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। आपको पता है कि ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो ए और सी इसलिए जरूरी है। बी कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है? बी कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आपको बुखार होता है, जब भी आपको क्या आएगा? फीवर। जब भी आपको फीवर आएगा तो आप क्या होगा? आप एंटीबायोटिक खाएंगे, भाई इन्फेक्शन से लड़ने के लिए दवाइयां खाएंगे। तो जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी से खत्म होता रहेगा।
तो फीवर में हम एंटीबायोटिक खाएंगे, और एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स को हेल्ट करते हैं, मतलब बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स खाने वाला एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो बी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आपकी बॉडी से खत्म हो, बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5 जितनी हमारी विटामिन बी है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स हमें ऊपर से एज अ सप्लीमेंट खाना पड़ता है, एज अ सप्लीमेंट ऊपर से जरूर खाना चाहिए जब हमें बुखार हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, हमें अपनी लिक्विड डाइट को बढ़ाना चाहिए। जैसे आप जो भी लिक्विड डाइट ले रहे हैं उसको 2500 से लेकर 5000 ml तक आपको लिक्विड कंज्यूम करना चाहिए। अब इस लिक्विड में सारे लिक्विड आ जाएंगे, ये 5000 है, इसमें सारे लिक्विड आ जाएंगे, इसमें जूस भी आ जाएगा, सूप भी आ जाएगा, वेजिटेबल सूप्स आप बना के पी सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप कोशिश करिए लिक्विड डाइट आप अपनी बढ़ा लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है फूड कैसा खाना चाहिए। अब नेक्स्ट फूड, हम फूड कैसा खाएं। सो फूड आप कैसा खाइए, फूड आप खाइए ब्लैंड डाइट, BLAND, ब्लैंड डाइट। अब ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज ब्लैंड डाइट। सो ब्लैंड डाइट ऐसी डाइट होती है जो कि पूरी तरह पकी हो, प्लस उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला ना हो, सीधी सॉफ्ट डाइट, मतलब इसको हम कहते हैं ये एक सॉफ्ट डाइट होती है, आसानी से पचने वाली। ठीक है, और इसमें खाना जो होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। सेमी लिक्विड मीन्स पूरी तरह लिक्विड भी नहीं, भाई पूरी तरह लिक्विड देंगे, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं होता और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं होता, तो आसानी से पच जाता है। ऐसी डाइट को हम कहते हैं ब्लैंड डाइट। ठीक, अब ब्लैंड डाइट हमें खानी चाहिए जो आसानी से पच जाए। उसके बाद खाना जो हमें खाना चाहिए वो हमें 2 से 3 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए, 2 से 3 घंटे के अंतराल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना हमें जो खाना चाहिए वो 2 से 3 घंटे के बीच में थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए, ताकि नियमित रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा डाइट फॉर फूड। एक बार पढ़ लेते हैं। जब हमारा शरीर फीवर में है तो हमें कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ज्यादा करना चाहिए, प्रोटीन जो भी आप लेते थे उसमें 100 ग्राम और बढ़ा दीजिए, फैट कम से कम लीजिएगा, मिनरल्स ज्यादा पीजिए। किस फॉर्म में पीजिए, लिक्विड फॉर्म में पीजिए। कैसे होंगे, जैसे जूस हो गया, सूप हो गया, वेजिटेबल सूप बना के पी लीजिए। ठीक है, विटामिन में A और C तो जरूर पीजिए। क्यों, कैसे फ्रूट्स खा सकते हैं आप जिसमें A और C हो। ठीक है, उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स लेना जरूरी है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब हम फीवर में खाते हैं तो वो बी कॉम्प्लेक्स को नष्ट कर देती हैं, इसलिए ऊपर से हमें बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। इसके बाद अपनी लिक्विड डाइट को बढ़ा दीजिए, पानी ज्यादा कंज्यूम करिए। क्योंकि वाटर हमारी बॉडी से लॉस होता है। नेक्स्ट, फूड खाना जो हमें ब्लेंड डाइट खानी चाहिए। ब्लेंड मीन सॉफ्ट और सेमी सॉलिड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना, उसे ब्लेंड डाइट कहते हैं। ठीक, और खाना हमें 2 से 3 घंटे के अंतराल में खाना चाहिए। सो आई होप द टॉपिक फीवर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। आपको समझ में आ गया होगा, एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस विच विल कम इन योर TGT एंड PG। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा फीवर अच्छे से, और आपने मेरे साथ नोट्स बना लिए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा टाइफाइड। क्या होता है टाइफाइड, कौन सा बैक्टीरिया इसे कॉज करता है, उसका इंक्यूबेशन कितना होता है, उसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं, और हमें उसमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।